दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वर्ल्ड हिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम इटली के एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो हम लोग आज इटली का एकीकरण इटली के एकीकरण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये संपन्न होता है सन 1870 में, लेकिन उससे पहले दो स्टेटमेंट है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये इटली बिखरा हुआ क्षेत्र था, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। एक साहब है मेटरनिक साहब का कहना है कि इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, कि इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है। मतलब इटली कोई एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, ये चित्रा हुआ चीज़ है और कभी ये राष्ट्र हो नहीं सकता। ये कहना है मेटरनिक साहब का। और दूसरा जो साहब है वो है कौन? वो नेपोलियन साहब है। नेपोलियन का कहना है कि इटली एक राष्ट्र है और भविष्य में इसकी राजधानी वो रोम होगी। तो ये दो लोगों का स्टेटमेंट और दो तरह का विचार, हम लोग देखेंगे किस विचार की जीत होती है। हम लोग जानते हैं, हम लोग जो सफ़र स्टार्ट किए थे वहाँ पर हम लोग की वियना संधि के बाद एक तरह से यूरोप में प्रतिक्रियावाद का प्रतिक्रियावाद जो ताकत है उसकी लहर से दौड़ गई। और कहीं कहीं सबसे पहला जो निशाना वो फ्रांस को ही झेलना पड़ा, और फ्रांस में फिर से एक बार बुर्बो राजवंश की स्थापना कर दी गई। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फ्रांस के लोगों ने 1830 और 1848 के क्रांति के द्वारा अपने यहाँ पर फिर से किस तरह से गणतंत्र स्थापित करता है। इसके बाद हम लोगों ने जर्मनी में देखा कि जर्मनी के लोगों ने किस तरह से जर्मनी का एकीकरण किया। और उसके बाद आज जो बारी है, आज है इटली के एकीकरण का। तो इटली के एकीकरण को समझने से पहले थोड़ा सा इटली के मैप को हम लोग समझें कि इटली के मैप को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और इटली के मैप के माध्यम से अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा साफ और स्पष्ट होती चली जाएंगी। तो चलिए, तो सबसे पहले मैप से पहले एक चीज़ पे और ध्यान देते हैं कि इटली के एकीकरण में जो बाधक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, और फिर हम लोग मैप के माध्यम से चीज़ों को देखते चले जाएंगे। तो इटली के एकीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, देखिए। एक तो भौगोलिक कारण है। भौगोलिक कारण क्या है कि पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र ये पर्वतीय और पठारी क्षेत्र से भरा है, और उत्तर से दक्षिण जो जाने में काफ़ी परेशानी है। तो जब आवागमन नहीं होगी, लोग एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो उनके अंदर राष्ट्रीयता का बोध होना राष्ट्रीयता का विकास होना शायद वो ज़्यादा दिक्कत है। दूसरी चीज़ है वो है सामाजिक आर्थिक विषमताएं यहाँ पर विद्यमान थे। और यहाँ पर जो भूस्वामी और कुलीन वर्ग के लोग थे, जो सुविधा प्राप्त लोग थे, वो नहीं चाहते थे एकीकरण हो, क्योंकि एकीकरण के दशा में इनका जो अधिकार है वो छीना जा सकता था। तीसरा है कि इटली के क्षेत्रों पर विदेशियों का प्रभुत्व था। कैसे? जैसे देखिए, लोम्बार्डी और वेनेशिया। यहाँ पर देखिए, मैप के माध्यम से समझते हैं अब इस चीज़ों को। ये है लोम्बार्डी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये शेड किया हुआ काला, ये है लोम्बार्डी और ये है वेनेशिया। इसके ऊपर किसका अधिकार है? इसके ऊपर है ऑस्ट्रिया का अधिकार। उसके बाद जो परमा मेडोना और टस्कनी है, यहाँ पर हैप्सबर्ग इस वंश का शासन है, जो कि ऑस्ट्रिया से ही संबंध रखते हैं। उसके बाद है रोमागना और बोलागना का क्षेत्र। ये रोमागना और बोलागना का क्षेत्र यहाँ पर ये पोप का प्रतिनिधि यहाँ पर शासन करते हैं। और रोम का जो क्षेत्र है ये पोप का राज्य है, और पोप के राज्य को फ्रांस की सेना सुरक्षा प्रदान करती है। और अगर आप पोप के रोम से टकराएंगे तो यहाँ पर कैथोलिक जो ईसाई है उनका ये गढ़ था। और कहीं ना कहीं यूरोप के ज़्यादातर जो देश है, ईसाई देश, वो इटली के विरुद्ध हो सकता था। इस स्थिति में रोम का यहाँ पर होना एक बड़ी एक बाधा थी। और साथ ही साथ रोम चूंकि बीच में पड़ता था, यहाँ पर देखिए, और रोम बीच में पड़ने की वजह से क्या होता था, ये उत्तर और दक्षिण को पूरी तरह से बाइफर्केट कर देता था। इसके हिसाब से क्या होता था, उत्तरी इटली और दक्षिणी इटली में आवागमन नहीं होने से उनके बीच, उत्तर और दक्षिण वालों के बीच राष्ट्रीयता का भी बोध इस हिसाब से नहीं हो पा रहा था। एक ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं
तो ये व्यवस्था किया गया किसके द्वारा, ये टुकड़ों टुकड़ों में, ये जो है वियना संधि के द्वारा जो 1815 में हुआ था, उसी के तहत जो है ये व्यवस्थाएं की गई। एक बार हम लोग फिर मैप से माध्यम से देखते हैं कि ये जो लोम्बार्डी और वेनेशिया है, ये किसके नियंत्रण में है, ये नियंत्रण में है ऑस्ट्रिया के। इधर देखेंगे ऑस्ट्रिया और इधर देखेंगे फ्रांस का क्षेत्र है। उसके बाद जो देखेंगे, ये देखिए ये परमा, ये मेडोना और ये जो है टस्कनी, यहाँ पर ये जो है कौन है, ये हैप्सबर्ग का शासन है, जो कि कहाँ से बिलोंग करता है, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करता है। उसके बाद देखिए ये रोमागना का क्षेत्र है, ये रोमागना का क्षेत्र, और ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये बोलागना का क्षेत्र है, और इन दोनों के ऊपर जो है पोप के प्रतिनिधि ये यहाँ पर शासन कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो दोनों सिसली है, इन दोनों सिसली के ऊपर राज किसका है, वो जो है फ्रांस के बुर्बो वंश का जो शासक वो यहाँ पर राज कर रहे हैं, ये दोनों सिसली और जो है ये नेपल्स पर। और इस तरह से सिर्फ और सिर्फ जो है इस संधि के द्वारा पिडमोंट और सार्डिनिया जो है, यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इटली से संबंधित जो है राजवंश है, लोगों का शासन है। और ये एक छोटा सा देश, ये छोटा सा जो है राज्य, ये नीस और यहाँ पर जो है सेबा, ये भी इटली से संबंधित। और ये है कोर्सिका, ये जो है कोर्सिका जो है फ्रांस के कब्जे में था और फ्रांस के कब्जे में वर्तमान में भी है। तो ये जो है कुछ मैप के हिसाब से जो है आपके लिए डिजाइन किया गया। इसको दिमाग में रखिएगा, चीज़ों को जो है समझना ज़्यादा जो है आसानी होगी। उसके बाद हम लोग देखें कि कुछ जो है विचारधारा के आधार पर भी द्वंद्व था। विचारधारा के आधार पर कैसा द्वंद्व था, जो मेजनी हैं ये गणतंत्र के पक्षधर थे, गैरीबाल्डी भी गणतंत्र के पक्षधर थे, लेकिन बाद में जो है काउंट काबूर के प्रभाव में आके वो जो है राजतंत्र का समर्थक हो जाते हैं। काबूर जो है ये राजतंत्र का समर्थक था, विक्टर एमेनुअल भी जो है राजतंत्र का समर्थन था। एक थे जियोबर्टी, इनका मानना था ये पोप के नेतृत्व में राज्यों का संघ चाहता था, ये एकीकरण तो चाहता था, लेकिन चाहता था कि पोप के जो है नियंत्रण में यहाँ का एकीकरण हो। तो तीन तरह की विचारधारा, एक जो है राजतंत्र के हिसाब से चाह रहा था, एक गणतंत्र के हिसाब से चाह रहा था, और एक जो है पोप के नेतृत्व में चाह रहा था। तो विचारधारा के आधार पर भी यहाँ पर जो लोग बटे हुए थे, और इस तरह के बटे हुए लोगों को जो है एकीकृत करना, एक करना जो है किस तरह से संभव हुआ, हम लोग देखते हैं। अब एकीकरण के जो है सहायक तत्व, एकीकरण के जो सहायक तत्व हैं उसमें सबसे पहले नेपोलियन का जो है ये साम्राज्य विस्तार। नेपोलियन जो है इटली में साम्राज्य विस्तार करता है, और वहां करने के बाद जो है समान कानून व्यवस्था लागू करता है। पहले अलग अलग छोटे छोटे राज्य, बहुत सारे कानून, वो 300 राज्यों में बिखरा हुआ था, और जो है नेपोलियन ने सबको जो है बड़े बड़े पार्ट में, 3 पार्ट में करके वहां पर जो है एक तरह का कानून लागू करने का प्रयास किया। नेपोलियन कोड लागू किया, जो कि विशेषाधिकार पर आधारित कानून नहीं था। और इस प्रशासनिक एकीकरण की वजह से क्या हुआ कि इटली में जो राष्ट्रवादी जो भावना है उसको शुरुआत हुई। लोग जो है अपने आप में जो है एक महसूस करने लगे इटली के लोग के रूप में। औद्योगिकरण और रेलवे का विस्तार हुआ, और इस रेलवे के विस्तार ने क्या किया, उत्तर दक्षिण को जो है जोड़ देने का काम किया, और इससे जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है सुगमता से आने लगे। और इस रेलवे ने जो है राष्ट्रवाद के विकास में जो है काफी बड़ा योगदान दिया। भारत के संदर्भ में भी रेलवे के विस्तार ने जो है राष्ट्रवाद को योगदान दिया, हम लोग बाद में चल के देखेंगे। गुप्त क्रांतिकारी संगठन जैसे जो है कार्बोनरी की स्थापना की गई 1810 में, ये कोयला मजदूरों के द्वारा। यंग इटली जो है मेजनी के द्वारा 1831 में, और उसके बाद जो है यंग यूरोप का भी जो स्थापना किया गया मेजनी साहब के द्वारा। इन जो क्रांतिकारी संगठन है, इस तरह से गुप्त क्रांतिकारी संगठन, इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था इटली के जो एकीकरण है वो इटली वासियों के द्वारा हो। मतलब बाहर के प्रभाव वाले जो राज्य हैं, जैसे यहाँ बुर्बो वंश बाहर के, यहाँ हैप्सबर्ग बाहर के, ये जो है ऑस्ट्रिया लोम्बार्डी वेनेशिया ये बाहर के नहीं, ये चाह रहे थे ये जो पिडमोंट सार्डिनिया है यहाँ, या जो है इटली के लोगों के द्वारा जो है इसका एकीकरण हो। एक दूसरा है जो ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना, यह दूसरा उद्देश्य था। और तीसरा जो है इटली में गणतंत्र की स्थापना करना। देखिए ये राजतंत्र नहीं, कौन, ये जो जितने भी गुप्त क्रांतिकारी संगठन थे। यंग यूरोप की स्थापना 1834 में जो है यूरोप में राष्ट्रवाद को काफी बढ़ावा देने के लिए। ये बौद्धिक वर्ग की भूमिका भी इसमें हम लोग देखें। बौद्धिक वर्ग की भूमिका क्या, ये सेल्विया पैबिक,
रोसाटी आदि ने अपने लेखनी आदि के माध्यम से जो है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में जो है काफी काम किया। तो ये थे कुछ सहायक तत्व। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति देख लें जिन्होंने जो है जिनके माध्यम से ये एकीकरण संभव हुआ। तो उस तरह के जो व्यक्ति हैं, सबसे पहला नाम मेजनी साहब का। मेजनी साहब जो है एक महान राष्ट्रवादी नेता थे, लेकिन वो जो है आदर्शवादी थे, वो व्यवहारिक नहीं थे। वास्तविक स्थिति को समझने में वो शायद नाकाम रहे, इसके वजह से उनको जो है काफी समय देश से बाहर ही रहना पड़ा, और जितना श्रेय मिल सकना था उतना जो श्रेय शायद उनको जो है नहीं मिल सका। अगर वो यथार्थवादी रहते तो शायद जो वो ज्यादा पहले इटली का एकीकरण कर पाने में सक्षम होते थे। चलिए एक, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा योगदान रहा कि इनके योगदान की वजह से ये चीज हुआ कि इटली में लोग भावनात्मक रूप से जो है राष्ट्रवाद की ओर मुखर हुए, और कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा जो है एक सपोर्टिंग रोल हुआ राष्ट्रवाद के जो है विकास में, एकीकरण में। काबूर जो है ये महान कूटनीतिज्ञ था, लेकिन ये जो यथार्थवादी था, व्यवहारवादी था, और इनका मानना था कि एकीकरण में अगर विदेशों का भी जो है सहायता अगर लेना पड़ जाए तो उसमें जो है परहेज नहीं करता थे। कौन? ये काउंट काबूर। दूसरे साहब थे गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी महान देशभक्त, और ये जो है निस्वार्थता की जो है प्रतिमूर्ति थे। इनको इटली के एकीकरण में तलवार भी कहा जाता है, हम लोग देखेंगे। इन्होंने एक जो है स्वयंसेवक सेना का गठन किया जिसको लाल कुर्ती कहा गया है। सबका क्या रोल है हम लोग आगे देखने का काम करेंगे। विक्टर एमेनुअल साहब ये जो है सम्राट बने, और इन्होंने जो है 1852 में काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बना, और यहीं से वास्तव में जो एकीकरण की शुरुआत होता है। तो चीजों को जो है परत दर परत हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। एकीकरण को हम लोग जो है कई चरणों में यहाँ पर जो है बांट कर देखने का प्रयास करते हैं, और अगर आप जो है बांटने के लिए 1850 से पहले 1850 के बाद दो ही कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है समझने के लिए इसको जो है कुल मिला के 4 चरणों में देखेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। इटली के एकीकरण का जो है चरण ये कुल मिला के 4। प्रथम चरण हम लोग देखें 1815 से पूर्व। इसमें क्या हुआ? नेपोलियन की वजह से इटली में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, क्योंकि उनके वजह से जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनको एकीकृत करने का प्रयास किया गया, और इसने जो है लोगों के अंदर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। द्वितीय चरण जो है ये 1815 से 1850 के बीच का समय है। इस समय जो गुप्त क्रांतिकारी संगठन है उनकी भूमिका हुई, और उन्होंने काफी प्रयास किया, और उनके वजह से क्या हुआ 1830 और 1848 में जो है जो क्रांति हुई फ्रांस में, उसके वजह से यहां भी जगह जगह पर विद्रोह हुए, परंतु वो जो है क्या रहे? असफल रहे। क्यों असफल रहे? क्योंकि ये जो है यथार्थवादी नहीं थे, ये आदर्शवादी थे। परंतु इनके वजह से क्या हुआ कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना है वो काफी इनको जो है बढ़ावा दिया मिला, और इस तरह से अब लगने लगा कि इटली अब और बहुत दिनों तक बिखरा हुआ रहने वाला नहीं है, यानी निकट भविष्य में ही इनका एकीकरण जो है संभव है। तीसरा चरण जिसमें जो है वास्तविक रूप से एकीकरण प्रारंभ होता है वो 1850 से 1860 के बीच का है। चलिए, इस समय क्या हुआ? 1852 में विक्टर एमेनुअल जो वहां के शासक थे, विक्टर एमेनुअल ने जो है काउंट काबूर को अपना जो है प्रधानमंत्री बनाया। इसी के साथ जो इटली का जो वास्तविक एकीकरण भी जो प्रारंभ हुआ, क्योंकि काबूर एक जो है व्यवहारिक राजनीतिक था। काबूर का स्पष्ट मानना था कि बिना विदेशी सहायता के एकीकरण संभव नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हम चूंकि कमजोर है, पिडमोंट सार्डिनिया कमजोर है, जब तक विदेशों का सहायता नहीं लेंगे तब तक जो है एकीकरण संभव नहीं है। चलिए, इसके लिए काउंट काबूर जो है वो लगातार प्रयासरत थे, अवसर की तलाश में थे, और उनको ये अवसर मिल गया क्रीमिया युद्ध के रूप में। क्या था वह क्रीमिया युद्ध? क्रीमिया युद्ध जो वास्तव में 1854 से 1856 के बीच लड़ा गया, ये लड़ा गया रूस और जो है टर्की के बीच, और टर्की के साइड से इसमें जो है इंग्लैंड, फ्रांस और पिडमोंट सार्डिनिया ने भाग लिया। पिडमोंट सार्डिनिया ने बिना किसी स्वार्थ के ही जो है इसमें मदद कर दी इंग्लैंड और फ्रांस की, तो इसके वजह से वो लोग थोड़ा सा इनके प्रति जो कृतज्ञ हो गए। अब देखिए क्या हुआ, काबूर ने इस युद्ध में अपने सेनापति ला मारमोरा के नेतृत्व में 17,000 सैनिकों को जो है बिना किसी शर्त के साथ भेज दिया। ऐसा बात नहीं कि युद्ध जब समाप्त होगा तो हमको ये लाभ मिलेगा, कुछ नहीं, बिना किसी शर्त के साथ भेज दिया। और इसमें क्या हुआ, इसमें रूस की जो है पूरी तरह से पराजय हुई। और पराजय के बाद जो है पेरिस सम्मेलन होता है, कब? 1856 में। और इसमें सबसे बड़ी बात जो ये थी कि इस संधि में, इस सम्मेलन में काउंट काबूर को भी आमंत्रित किया गया। और काउंट काबूर को इसमें मिला तो कुछ नहीं, लेकिन उसने जो है क्या किया, इटली की जो समस्या थी, इटली की समस्या को जो है अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया पेरिस सम्मेलन के माध्यम से। और ऑस्ट्रिया की जो नीति थी, खराब नीति,
खासतौर से इटली के संदर्भ में उनको यहाँ पर उजागर करने का प्रयास किया। और इस तरह से इटली की जो समस्या है वो जो है अब किस तरह का समस्या बन गया, एक अंतरराष्ट्रीय समस्या बन गई। इसमें मतलब जो है ये काउंट काबूर को जो है सफलता मिली। उसके बाद हम लोग देखें इसके आगे की घटना, एक घटना होती है प्लेम्बियर्स की संधि। किनके बीच? ये फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय और पिडमोंट सार्डिनिया या काउंट काबूर के बीच जो है ये संधि हुई। इस संधि में ये चीज़ व्यवस्था हुई कि फ्रांस ने नीस और सेवाय के बदले जो है ना ऑस्ट्रिया के विरुद्ध 2 लाख सैनिकों के साथ जो है पिडमोंट सार्डिनिया की जो है सहायता देने का जो है वचन दिया। बस शर्त ये थी कि आक्रमण जो है वो पहले ऑस्ट्रिया करे। अगर आक्रमण पहले पिडमोंट सार्डिनिया कर देगा उस स्थिति में ये जो है क्या करते, वो सहायता नहीं देते थे, ये शर्त थी। अब काउंट काबूर ने लोम्बार्डी, वेनेशिया और जगह पर जो है ये पर्मा मेडोना और टस्कनी में जो है राष्ट्रवादी भावना को भड़काया और वहाँ के लोग जो है विद्रोह करने लगे। और इस स्थिति में ऑस्ट्रिया ने धमकी दी कि इस तरह के कार्रवाई को रोको वरना 3 दिन के अंदर अंदर जो है युद्ध स्टार्ट। और उस स्थिति में ऑस्ट्रिया ने जो है पिडमोंट सार्डिनिया के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी। तो हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रिया और पिडमोंट का युद्ध स्टार्ट हो जाता है कब? ये 1859 में। और जो है संधि की शर्तों के अनुसार जो है फ्रांसीसी सेना ने जो है पिडमोंट की सेना की जो है सहायता की और इस सहयोग के बदौलत जो है वो लोम्बार्डी पर जो है नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं। लेकिन ये अभी आगे बढ़ ही रहा था कि नेपोलियन तृतीय ने जो है दगाबाजी कर दिया जो है इटली के साथ और उन्होंने जो है विला फ्रैंका की संधि कर ली जाकर के किसके साथ? वो ऑस्ट्रिया के साथ। ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच जो है विला फ्रैंका की संधि हो जाती है और फ्रांस जो है इस युद्ध से जो है अलग हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, पिडमोंट को भी जो है मजबूरी में ये शर्त मान लेनी पड़ती है और उनको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है लोम्बार्डी से ही जो है संतोष करना पड़ता है। वेनेशिया उसको जो है मिलता नहीं है, जो कि जो है ऑस्ट्रिया के प्रभाव क्षेत्र में रहता है। उसके बाद उसके आगे की घटना देखें हम लोग कि जो लोम्बार्डी को जैसे ही पिडमोंट में मिलाया गया, जो और छोटे छोटे राज्य थे पर्मा, मेडोना, टस्कनी, रोमाग्ना, बोलाग्ना, यहाँ पर भी जो राष्ट्रवादी भावना भड़क गई और उन्होंने अपने शासक को जो है खदेड़ कर भगा दिया। और इसके बाद पर्मा, मेडोना, टस्कनी, रोमाग्ना और बोलाग्ना में जो है जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में वहाँ के लोगों ने पिडमोंट सार्डिनिया के साथ मिलना जो है वो स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से जो है ये उत्तरी इटली का लोम्बार्डी और मध्य इटली का जो है पर्मा, मेडोना, टस्कनी, रोमाग्ना और बोलाग्ना के ये जो इतना बड़ा जो क्षेत्र है वो जो है इटली के साथ या पर्मा, मेडोना, ये पिडमोंट सार्डिनिया के साथ जो है मिल गया। तो एक बड़ा क्षेत्र जो है एकीकृत हो गया। उसके बाद देखें हम लोग जो दक्षिणी के राज्य जिसमें कि जो है दोनों सिसिली और नेपल्स आते थे, उसके एकीकरण को हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं कि उसका एकीकरण जो है किस तरह से होता है। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो रोल है वो एक व्यक्ति का है जिसका नाम है गैरीबाल्डी। चलिए इसका एकीकरण देखा 1860 के। गैरीबाल्डी ने अपने लाल कुर्ती स्वयंसेवक सैनिकों की मदद से जो है क्या किया, दोनों सिसिली और नेपल्स के ऊपर जो है आक्रमण कर दिया और साथ ही साथ उसको जो जीत कर वहाँ के शासक को खदेड़ कर जो है भगा दिया। और निस्वार्थ भाव से बिना किसी स्वार्थ के ये सारा का सारा जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को सौंप दिया किसको? विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया। और इस तरह से एक बहुत बड़ा जो दक्षिणी इटली का भी भाग और जो है उत्तरी इटली का भाग वो जो है पिडमोंट सार्डिनिया के साथ मिल गया। गैरीबाल्डी पोप के राज्य जो है जो रोम था उसके ऊपर भी आक्रमण करना चाह रहा था और अगर इसके ऊपर आक्रमण कर जाता तो सारा का सारा किया धरा फिर समाप्त हो जाता, क्योंकि कहीं न कहीं जो है पूरा का पूरा यूरोप इसका जो विरोधी हो जाता। काउंट काबूर ने गैरीबाल्डी को ऐसा करने से फिलहाल जो है वो रोक दिया। चलिए उसके बाद क्या होता है, इस प्रकार 1860 तक वेनेशिया एवं रोम को छोड़कर लगभग पूरा जो इटली है उसका जो एकीकरण हो चुका था और इस एकीकृत इटली का जो है शासक किसको बनाया गया? विक्टर एमेनुअल द्वितीय को जो है इसका शासक बनाया गया। 1861 ईस्वी में काउंट काबूर जो प्रधानमंत्री था उनकी जो है मृत्यु हो जाती है और इसके बाद की जो कहानी है वो अकेले विक्टर एमेनुअल द्वितीय के द्वारा जो है स्टार्ट किया जाता है। मतलब जो है अधूरा काम जो है उसको पूरा किया जाता है किसके द्वारा? विक्टर एमेनुअल द्वितीय के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे चौथा और अंतिम चरण जो विक्टर एमेनुअल साहब के द्वारा पूरा किया जाता है, ये 1860 के बाद की घटना है।
ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध, आपको याद होगा जर्मनी के एकीकरण को, अगर आप देखें तो, नहीं देखें तो उसको देखिए, आपको ज्यादा मजा आएगा, फिर यहां और आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। इस युद्ध से पूर्व बिस्मार्क ने पिडमोंट से एक समझौता किया, और उस समझौते के अनुसार यह चीज था कि जैसे युद्ध प्रारंभ होता है भाई तुम क्या करना, तुम दक्षिण के क्षेत्र से तुम भी आक्रमण कर देना, और बदले में तुमको जो है वेनेशिया वो प्राप्त हो जाएगा। चलिए, और उस तरह से सेडोवा के युद्ध में जो 1866 है, ऑस्ट्रिया की जो है पूर्ण पराजय होती है, और इसके बाद जो प्राग की संधि होती है, इस प्राग की संधि के अनुसार इटली को जो है वेनेशिया का जो क्षेत्र वो मिल जाता है। इसके बाद बचता है रोम। फ्रेंको पर्सा युद्ध फिर होता है 1870 में पर्सा और फ्रांस के बीच, और इस युद्ध के समय नेपोलियन तृतीय को रोम से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ती है, और ऐसे में जो मौका का फायदा उठाते हुए विक्टर एमेनुअल ने रोम पर अधिकार कर लिया। वहां पर भी जनमत संग्रह कराया गया, और रोम की जनता ने पिडमोंट के साथ मिलना जो है स्वीकार किया, और इस प्रकार 1870 में जो है इटली का जो है एकीकरण हुआ, और इटली एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र के रूप में जो है दुनिया के राजनीतिक रंगमंच पर आया, और इस तरह से एकीकृत जो है इटली का सम्राट बनाया गया, किसको, विक्टर एमेनुअल द्वितीय को। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इटली जो है ये बिखरा हुआ क्षेत्र, जिसको कि मैटरनी के द्वारा जो है ये भौगोलिक अभिव्यक्ति कहा गया, जो है कम समय में ही इसका जो है एकीकरण हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि लोम्बार्डी और वेनेशिया का जो क्षेत्र है जो ऑस्ट्रिया के प्रभाव में था, वो किस तरह से जो है मिलाया गया इटली में। उसके बाद जो है पर्मा मेडोना टस्कनी को जो है यहाँ पर जनमत संग्रह, और मोगना बोलोग्ना को जनमत संग्रह के माध्यम से, और उसके बाद जो है गैरीबाल्डी ने ये जो है दक्षिण का जो क्षेत्र है दोनों सिसिली और नेपल्स को जीत को जो है वो किसको दे दिया, वो दे दिया विक्टर एमेनुअल को। और अंत में जो है पोप का राज्य, जब जो है ये फ्रांस और जो है प्रसा के बीच युद्ध होता है, तो पोप यहाँ पर जो फ्रांस की सेना इसकी रक्षा कर रही थी वो वहाँ पर जाती है, और उस स्थिति में जो है विक्टर एमेनुअल इसके ऊपर भी कब्जा कर लेते हैं, और इस तरह से जो है इटली का एकीकरण पूरा होता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर लाभ हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि इससे आप लाभान्वित हो रहे हैं तो आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज़ शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।